नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिन्हें शायद ही कोई न जानता हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन और काम के कुछ बहुत ही दिलचस्प और शायद कम सुने गए पहलू सामने लाती हैं। मकसद साफ है, सिर्फ उनके सबसे मशहूर समीकरण है, मतलब E=mc², उससे आगे बढ़कर आइंस्टाइन की सोच और उनकी दुनिया की एक बेहतर गहरी समझ बनाना। चलिए कुछ ऐसी बातें खंगालते हैं। वैसे ये अपने आप में दिलचस्प नहीं कि जिस थियरी के लिए वो आज सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उसके लिए उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार मिला ही नहीं। हाँ, ये बात अक्सर लोगों को चौंका देती है। और ये दिखाती हुई है कि आइंस्टाइन का योगदान कितना कितना विशाल और बहुआयामी था। वो सिर्फ E=mc² वाले वैज्ञानिक नहीं थे। उन्होंने तो हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। स्पेस, टाइम, ग्रेविटी, सब कुछ। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जो सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जाहिर है वो समीकरण जिसने जिसने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी थी, E=mc²। ये ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच का वो गहरा अविश्वसनीय रिश्ता जिसने परमाणु युग की नींव रखी एक तरह से। बिल्कुल, सापेक्षता ने तो फिजिक्स के नियमों को ही एक नया आयाम दिया, खासकर जब हम बहुत तेज गति या बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाले हालात की बात करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ वो दिलचस्प मोड़ आता है जिसकी बात हम कर रहे थे। उन्हें 1921 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला तो सही, पर सापेक्षता के लिए नहीं। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो फिर किस चीज के लिए मिला था? उन्हें ये पुरस्कार मिला फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए। अब सुनने में शायद ये सापेक्षता जितना बड़ा ना लगे, लेकिन ये खोज क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद के लिए बहुत बहुत अहम थी। इसने साबित किया कि प्रकाश वो तरंगों के साथ साथ कणों मतलब फोटॉन्स की तरह भी व्यवहार कर सकता है। हो सकता है उस समय सापेक्षता इतनी क्रांतिकारी थी कि कमेटी उसे पूरी तरह परखना चाहती थी, या शायद उसके जो प्रायोगिक सबूत थे वो उतने मजबूत नहीं माने गए थे इस वक्त। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। मतलब उनका एक कम मशहूर काम भी इतना क्रांतिकारी था कि नोबेल जीत गया। ये उनके वैज्ञानिक कद को और भी बड़ा बना देता है। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, आइंस्टाइन सिर्फ प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं थे। वो एक मुखर मानवतावादी भी थे। सही कहा। और ये पहलू जानना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। विज्ञान से हटकर भी उनका एक मजबूत नैतिक पक्ष था। उन्होंने युद्ध के खिलाफ, नस्लवाद के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। जरा सोचिए उस दौर में, खासकर यूरोप में जैसा माहौल बन रहा था, एक वैज्ञानिक का इस तरह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बोलना ये कितनी असाधारण बात रही होगी। वो मानते थे कि ज्ञान के साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी आती है। हाँ, और उनका अपना जीवन भी तो इन्हीं उथल-पुथल भरे दौर का गवाह रहा। 1879 में जर्मनी में जन्म हुआ, लेकिन फिर 1933 में जब नाजी शासन आया, उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक का पलायन नहीं था, है ना? ये उस समय के खतरनाक राजनीतिक माहौल का सीधा परिणाम था। बिल्कुल, उनका अमेरिका जाना वो उस समय के बौद्धिक पलायन का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। और अमेरिका जाकर भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने वहां नागरिक अधिकारों के आंदोलनों का समर्थन किया, परमाणु हथियारों के नियंत्रण की वकालत की। वो लगातार शांति और मानवीय मूल्यों के लिए बोलते रहे, 1955 में अपने निधन तक। तो अगर हम इसे समेटें, एक तरफ है सापेक्षता का सिद्धांत जिसने ब्रह्मांड की हमारी समझ को नई दिशा दी, E=mc², जिसने ऊर्जा और पदार्थ के रहस्य खोले। दूसरी तरफ फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला और जिसने क्वांटम जगत के दरवाजे खोले। और इन सब के साथ साथ एक निडर मानवतावादी आवाज जो न्याय और शांति के लिए हमेशा बुलंद रही। हाँ, बिल्कुल। आइंस्टीन की विरासत सिर्फ उनके समीकरणों में नहीं है, बल्कि उनके विचारों की समग्रता में है। वो एक जटिल शख्सियत थे, महान वैज्ञानिक, गहरे दार्शनिक और एक प्रतिबद्ध सामाजिक चिंतक। उनके काम और उनके नैतिक रुख दोनों ही आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा। उन्होंने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश और मानवता की भलाई की चिंता, ये दोनों साथ साथ चल सकती हैं, बल्कि चलनी ही चाहिए। क्या खूब कहा। तो आज की इस विश्लेषण के बाद एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। विज्ञान और मानवता के प्रति आइंस्टीन का जो ये एकीकृत नजरिया था, जहां ज्ञान और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं, वो आज की जटिल वैश्विक चुनौतियों जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन या बढ़ती असमानता या फिर तकनीकी विकास के नैतिक सवालों को
इनको समझने और सुलझाने में हमारी कैसे मदद कर सकता है?